नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी तो लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो बने रहिए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड 12th क्लास सामान्य हिंदी का। ये जो हमने लेसन पढ़ा था कक्षा 12 का, पार्ट नंबर 2 है और उसका लेक्चर नंबर 2 है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो लिखा है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो पाठ लिखा है, ठीक है, वह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने के द्वारा लिखा गया है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जो हमने जीवन परिचय है वो सारा पढ़ा, उनका कृतित्व पढ़ा, उनका व्यक्तित्व पढ़ा, ठीक है। उनका पूरा परिचय पढ़ने के उपरांत हमने पढ़ा था रॉबर्ट नर्सिंग होम का परिचय। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम के माध्यम से ये बताया है कि एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है रॉबर्ट, ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो मरीज आते हैं उन मरीजों की सेवा के लिए 3 महिलाएं थी, ठीक है। जो पहली महिला थी सिस्टर मार्गरेट थी, ठीक है, और मदर मार्गरेट थी, और जो दूसरी थी वो मदर टेरेसा थी, और जो तीसरी महिला थी वो थी सिस्टर क्रिस्टल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जर्मनी और फ्रांस में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस समय की बात है ये, जब जर्मनी और फ्रांस में युद्ध होता है तो वो दोनों युद्धों के दौरान उनके सैनिक और उनकी जनता जो जख्मी हो जाती है, तो वो जख्मी हालत में जब रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती होती है तो उस समय कई हॉस्पिटल में, वैसे तो कई जगह भर्ती होती है वो, उनको कई जगह दाखिला दिया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उनकी चिकित्सा की जाती है। लेकिन रॉबर्ट नर्सिंग होम की विशेषता ये है कि उस नर्सिंग होम में जो मदर टेरेसा थी वो फ्रांस की थी और जो सिस्टर क्रिस्टल थी वो जर्मनी की थी। देखिए, 2 अलग अलग देश जो आपस में दुश्मन बने हुए हैं, बैठे हैं, और उन्हीं के देश से निकलने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हीं के देश की जो जनता गिनी जाती है, 2 महिलाएं आपस में सखी संबंधी की जैसे रहती है। उनके जो विचार है वो एक तरह के हैं, कौन से? मानव सेवा के, दिन दुखियों की सेवा के। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत सारे सीखने को मिलेगा, बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, बहुत सारी चीज हो जो जिससे हम अनजान थे, वो सारी चीजें आज हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी। मुझे बहुत आनंद आने वाला है, मुझे लगता है मेरे साथ आप सभी को भी आनंद आने वाला है। तो आनंद लेने के लिए हम चलते हैं हमारी यात्रा की तरफ, जो हम बहुत ही मजेदार ढंग से पूरी कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे और आनंदित होकर चलाएंगे। हमें रस मिलना चाहिए, जो पढ़ने का रस है वह मिलना चाहिए और साथ में ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ। रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसके बारे में बताया है, तो चलते हैं। ये कहानी जैसा है, थोड़ा आपको कहानी पढ़नी है ये, तो कहानी के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें बताई है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा और पता चलेगा। और आप ये सबसे पहले ये सोचिए कि हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, जो भी निबंध पढ़ते या फिर यात्रा वृत्तांत पढ़ते, संस्मरण पढ़ते, रेखा चित्र पढ़ते, कुछ भी पढ़ रहे हैं या काव्य पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले अपने आप को उस स्थान पर ले जाइए जिस स्थान पर ये रचना हुई है। हम जब उस स्थान पर ले जाएंगे और आत्मसात कर लेंगे, मतलब हम ये सोचने लग जाएंगे कि हम उपस्थित है, तो फिर हमें वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमें यही करना है, हमें भी जाना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कैसे जाना है। कल तक जिनका अतिथि था, अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान, ठीक है। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई। क्या हो गया कि लेखक कह रहा है कि मैं कल तक जिनका मेहमान था आज मैं उनका परिचारक हो गया हूँ, मतलब मैं उनकी देखरेख करने वाला हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो मेज़बान थी, मेज़बान यानी कि जो मेरे घर की मालिक थी, मैं जहाँ मेहमान बन के गया था कुछ दिन ठहरने, वो अचानक से बीमार हो गई, ठीक है। क्योंकि मेरी अतिथि अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। कहाँ पर? इंदौर के, और ये कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है। यह है सितंबर 1951 की घटना। रोग का आघात यानी असर, जो रोग का असर पूरे वेग से परिणाम कपाता, मतलब कि जो रोग है वो बहुत ही तेज स्थिति में बह चुका था पूरे शरीर में, और जो शरीर है वो कांप रहा था पूरी तरह से, कपाता, और वातावरण चिंता से घिरा कि हम सब सुस्त, यानी कि क्योंकि जो रोगी था वो बहुत ही सीरियस हालत में था
वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में था, और गंभीर स्थिति में होने के कारण रोगी के आसपास के जो सगे संबंधी होते हैं वह सब चिंतित हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। हॉस्पिटल या अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाते हैं तो हम खुद भी स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम ऐसे ऐसे मरीजों को देखते हैं जो शायद जिनकी हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम है जो इंदौर का है, वो उस रॉबर्ट नर्सिंग होम के बारे में ऐसा ही बताया कि उस रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो लेखक थे वो अतिथि बनकर गए थे, और जो उनकी आतिथेय यानी कि वो जो मेज़बान थी, जो घर की मालकिन थी, वो जो अचानक बीमार हो गई और लेखक को उनकी सेवा करनी पड़ी, उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम में एडमिट करवाना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है कि उनका जो पूरा जो रोग है, यानी कि जिस बीमारी से वह आघात थी, है ना, वो बीमारी उनके पूरे शरीर में जल्दी से फैल गई है और उनका शरीर पूरा कांप रहा है, ठीक है। वातावरण चिंता से घिरा है और सब सुस्त है, सब लोग चिंतित है कि क्या होने वाला है, और सभी लोग स्तब्ध है यानी शांत है। तभी मैंने अचानक चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल यानी कि अपने विशिष्ट यानी कि विशेष प्रकार के, विशेष धवल यानी सफेद, वेश यानी वस्त्र, ठीक है, आच्छादित यानी ढका हुआ है, ढकी हुई, ठीक है। तभी मैंने चौंक कर अचानक देखा कि अपने विशिष्ट यानी विशेष सफेद वस्त्रों में ढकी हुई एक नारी कमरे में आ गई है। उन्होंने क्या देखा, लेखक ने क्या देखा है कि अचानक से वो चौंक गए कि एक विशेष प्रकार के व्हाइट कलर के कपड़े थे, ठीक है, मतलब सफेद कलर के उन्होंने कुछ कपड़े धारण कर रखे थे, और वो कपड़े धारण करे हुए एक नारी कमरे में आ गई, ऐसा लेखक ने देखा, ठीक है। कहाँ पर, रॉबर्ट नर्सिंग होम के एक कमरे में, ठीक। आगे चलते हैं। देह मतलब शरीर उनकी कोई 45 बसंत देखी होगी, मतलब मुश्किल से 45 वर्ष की होगी, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण हिम श्वेत यानी कि बर्फ के समान सफेद, बर्फ के समान सफेद, बर्फ जैसा सफेद, ठीक है। जो उनका जो शरीर था वो मतलब कितना, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो युवावस्था में थी या कैसी थी, तो हम बोल सकते हैं, लेखक ने यह कहा है कि 45 वसंत यानी कि 45 वर्ष की लगभग वो स्त्री लग रही थी, और उनका जो रंग था वो बिल्कुल बर्फ कैसा सफ़ेद होता है ऐसा सफ़ेद चमकीला था, ठीक है। अरुणोदय सी रेखाओं से, अरुणोदय यानी कि जब सूर्य की किरणें निकलती है, जब सूर्य निकलता है, उस सूर्य उदय के समय जो रेखाएं आती है वो रेखाओं से अनुरंजित यानी कि उन पे लगी हुई, कद लंबा और सुता सदा, ठीक है। लंबा मुंह, सुता सदा मतलब कि सदा हुआ उनका शरीर था। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार होने के पास लंबा मुंह नहीं, यानी कि बीमार होने के पास में ये जो लंबा मुंह है ये नहीं है। आते ही उन्होंने कहा, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, मतलब कि बीमार के पास कोई लंबा मुंह नहीं होगा। आते ही उन्होंने ये कह दिया, भाषा सुधरी, भाषा बिल्कुल ही सुधरी हुई, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, मतलब जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है ना, इस प्रकार के स्वर थे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही नम्रता से वो आई और अचानक से उन्होंने कहा कि लंबा मुंह यहाँ नहीं होगा भाई, आप लोग जा सकते हैं, सबको हटा दिया उन्होंने, और इस प्रकार से वो वहाँ मतलब साफ सुथरी भाषा में उनको एक नरम भाषा में कह दिया, लेकिन आदेश जैसा उन्होंने कहा, ठीक है। पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, मतलब जो आदेश था वो किसी अधिकारी का नहीं लग रहा था कि कोई अधिकारी आया उसने बोला नहीं नहीं भाई यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या फिर कोई अधिनायक आया है यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति आया उसने बोल दिया ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं। बहुत ही जैसे माँ कैसे मना करती है, माँ की ममता के रूप में निकले हुए जो शब्द होते हैं, मीठे सरल और मधुर शब्द होते हैं, उन शब्दों के द्वारा वो जो नारी थी उस नारी ने सबको वहाँ से वहाँ रहने के लिए मना कर दिया, मतलब हटने को कह दिया। जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में, ठीक है। आरंभ किससे होता है? शिकंजे से, कि वो हमको पकड़ के रखती है,
और अंत कहाँ होता है, गोद में, कि हमको पकड़ने के लिए दौड़ती है और दौड़ के गोद में बिठा देती है। इस तरह से उनका जो विचार था, उनका जो भाव प्रकट था, वो भाव इसी प्रकार से था कि वो ऐसी लग रही थी, बिल्कुल ममतामयी लग रही थी। कैसी लग रही थी, ममतामयी, यानी जो जिसके मुख से ममता का रस टपक रहा है, जो वात्सल्य का रस टपक रहा है, जो हमें ममतामयी प्रेम से परिपूर्ण करना चाहती है, ऐसे भाव उसमें झलक रहे थे। वह माँ ही थी, यानी कि वो माँ जैसी ही थी, हमें माँ ही लगी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा कौन थी, ये जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है, उस रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो अध्यक्षा थी, है ना, वो कौन थी, मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, है ना। देखिए मातृभूमि उनकी कौन थी, फ्रांस, वो विदेश में जन्मी थी, पली थी, बड़ी हुई, और उसके बाद में उन्होंने जो कार्य किया था, यानी कि कर्मभूमि जहाँ पर कार्य किया, वो कार्य कहाँ किया उन्होंने, भारत भूमि पर। यानी कि भले ही वो विदेशी महिला थी, लेकिन उनकी जो कर्मस्थली थी, जहाँ उन्होंने अपने कार्य से इतना बड़ा नाम रोशन किया, तो वो कर्मभूमि कौन सी थी, हमारा हिंदुस्तान, भारत भूमि, ठीक है। उभरती तरुणामयी से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम और यही राग, यही चाव और बस यही, यानी कि लेखक कहना चाहते हैं यहाँ पर मदर टेरेसा थी, जो भले ही विदेश में पली हो, बड़ी हुई हो, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई हो, लेकिन उन्होंने कर्म क्षेत्र बनाया मातृभूमि हमारी भारत भूमि को, ठीक है। उसके बाद में कर्म भूमि उन्होंने भारत बनाया। अब उनकी जो उभरती तरुणामयी से, तरुणामयी से मतलब जब वे युवावस्था में थी, उस समय से लेकर जब वे मतलब कर्म के बारे में समझ पाई, जब वे शुरू में जब कार्य करने के लिए इस क्षेत्र में आई, तो इस क्षेत्र में उस उम्र से लेकर और इस उम्र के ढलाव तक, मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो 45 की उम्र में ही भारत में आई थी कार्य करने के लिए, बहुत छोटी अवस्था में वे भारत में आई थी कार्य करने के लिए, और इतने वर्षों तक वे भारत में कार्य करती रही कि आज जब लेखक उनको देख रहा है तो वे 45 वर्ष तक की लगभग आयु उनकी हो चुकी है। तो इतने वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर कार्य किया, रोगियों की सेवा की, ठीक है। लवलीन, रोगियों की सेवा में मतलब जो रोगियों की सेवा करती थी, निस्वार्थ भाव से करती थी, वे अपना कर्तव्य समझती थी, अपने जीवन का लक्ष्य ही वो, उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य ही है रोगी की सेवा करना। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के वो उन दीन दुखियों की मदद करती थी। किसी बहुत सारे अस्पतालों में उन्होंने कार्य किया, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में जब वे थी, जब वहाँ की अध्यक्षा थी, तब रहकर उन्होंने किस प्रकार कार्य किया है, वे कार्य यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यही काम उनका, यही काम है, यही धाम और यही उनका घर है। उनका कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत घर नहीं होता था, व्यक्तिगत जीवन नहीं होता था। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था दीन दुखियों की सेवा के लिए। उन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई थी, किसी प्रकार का विवाह बंधन में वे नहीं बंधे थे। वे तो ईश्वर सेवा के साथ साथ लोगों की सेवा करते थे। यही राग और इसी सेवा को उन्होंने अपने जीवन का राग बना लिया और इसी सेवा को उन्होंने अपना चाव बना लिया। चाव का मतलब होता है बहुत जोश के साथ में जब ये कार्य करते थे, ठीक है। और बस यही और वे यही थी बस, ठीक है। यही सब उनका जीवन था, लोगों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, बहुत चाव से करना, बहुत आनंद के साथ करना, यही उनको ईश्वर का रस प्राप्त होता था। आगे चले, इतना समझ में आया सभी को? उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच आई। यानी कि क्या हुआ, जब मदर टेरेसा आई, आकर उन्होंने रोगी के जो गाल थे उनको ऐसे ऐसे थपथपाया, चांदी के से हाथ, यानी कि ऐसे स्वच्छ सफ़ेद हाथ लग रहे थे जैसे चांदी के हाथ हो, इतनी वो साफ वर्ण की थी, साफ रंग की थी। तो चांदी चर्चित हाथों से थपथपाए, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने ऐसे थपथपाया, ठीक है। तो उसके सूखे अधरों पर, जो उनके होठ सूख गए थे, अधरों पर चांदी की एक रेखा खींच आई। यानी कि जो सूखे होठ थे मरीज के, रोगी के, वो एकदम से उसके ऊपर चांदी की सी चमचमाती, मतलब हंसने लग गया वो रोगी, ऐसे करते करते मुस्कुराने लग गया। तो देखिए मदर टेरेसा या फिर और भी हमने यहाँ पर दो महिलाओं के बारे में और पढ़ा, मदर मार्गरेट
और सिस्टर क्रिस्टल, ये सब ऐसे रोगियों की सेवा, दिन दुखियों की सेवा के लिए कार्य करती थी। और इनका कार्य ऐसा नहीं था कि मरीज को आप डांट डुपुट के रखो, नहीं, बहुत प्यार से, बिल्कुल माँ की तरह, जैसे माँ कैसे हमें सहलाती है वैसे ही वे भी अपने रोगियों को सहलाती थी और इसी प्रकार से ममता का सुख उन्हें प्रदान करती थी। और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया है, यानी कि जब उन्होंने इस प्रकार से दोनों गाल थपथपाए तो रोगी एकदम थोड़ी सी स्माइल देने लगा, मुस्कुराया, तो चारों तरफ का जो वातावरण था उसके साथ जो आए हुए थे वे भी थोड़े मुस्कुराने लगे कि भाई हाँ, थोड़ा जो गंभीर वातावरण था वो थोड़ा कम हो गया है। हम भी देखिए कई बार हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ थोड़ा वातावरण थोड़ा गंभीर होता है, लेकिन कोई ऐसी रोगी के विषय में कोई अच्छी खबर आ जाती है कि नहीं ठीक है, तो थोड़ा हमें भी तसल्ली होती, नहीं हमारा मरीज है वो ठीक ठाक है। तो इसी प्रकार के यहाँ भी इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, मदर ने उसे देखते ही कहा, यानी कि जोर से एक मतलब खटाक आवाज हुई और जो डॉक्टर था वो कमरे के अंदर आया। तो मदर थी, मदर टेरेसा, उन्होंने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। कि भाई तुम्हारा जो बीमार था वो अभी तक बहुत गंभीर अवस्था में था, बहुत गंभीर हालत में था, लेकिन अब तो देखो हंस रहा है। क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा ने जैसे ही उसके गालों को ऐसे थपथपाया तो उसे बहुत अच्छा आनंद महसूस हुआ, उसे बहुत अनुभव उनका अच्छा हुआ, जिससे वे मुस्कुराने लग गए। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर को भी पता था, वहाँ सभी को पता था कि ये जो मदर है ये सभी रोगियों को एक बार के लिए तो जिंदा कर ही देती है, मतलब कि भले ही वो उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाए लेकिन वो अपने कार्यों से और अपनी ममतामयी स्पर्श से उनमें जीने की ताकत भर देती है। और वो आधे ठीक तो वैसे ही हो जाते थे कि डॉक्टर भी कह रहा है कि तुम ही तो हंसी बिखेरती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए, यानी कि एक वाक्य कहा है कि तुम हंसी बिखेरती हो। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, कि जो हो यानी कि तुम हमेशा ही ऐसे ही तो सभी मरीजों को हंसा देती हो, ऐसे ही तो उनके आधे दुख तुम खत्म कर देती हो। तो ये जो डॉक्टर है इसके एक कथन के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो मदर टेरेसा है उन्होंने अपने जीवन काल में कितने लोगों को हंसाया होगा, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से कितने लोगों का क्या अच्छा अनुभव दिया होगा, उनको खुश करा होगा, या फिर वे प्रसन्न होकर ठीक होकर जल्दी से अपने घर पहुंचे होंगे, कितनी आत्माओं ने उनको दुआ दी होगी। तो ये यहाँ पर डॉक्टर के माध्यम से मदर टेरेसा के दिए गए अनुभव या उनके किए गए कार्य के बारे में हमें यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही साथ वाक्य में गुद दिए, यानी कि कितनी ही बार डॉक्टर ने इस प्रकार के वाक्यांश देखे, इस तरह के दृश्य देखे हैं जो एक बार से ही उन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। आगे चलते हैं। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं जब भावना से अभिभूत हो गया, भावना से परिपूर्ण हो गया, तब मैंने सोचा जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है वही 30 रुपये मासिक के योग क्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। लेखक क्या कहना चाहता है, वो भावना से अभिभूत हो गया, यानी कि जब डॉक्टर ने इस प्रकार के वाक्य कहे तो लेखक सोचने पे मजबूर हो गया कि जो बिना प्रसव की, यानी कि बिना गर्भावस्था को सहन किए और बिना प्रसव के एक बच्चे को, जो प्रसव के बाद माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो सुख उसे प्राप्त होता है। यहाँ तो मदर टेरेसा बिना प्रसव के ही माँ बन चुकी है, यानी कि वे तो सभी की माँ है, अपनी हंसी और अपनी भावों को, अपनी ममता को बिखेर के वो सबकी माँ बन गई है। वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम, यानी कि चलो वे हम कहते हैं कि पैसे लेती थी लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए तो उन्हें कुछ पूंजी चाहिए, तो मात्र 30 रुपये मासिक योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन उन्होंने बिताए, दिन और रात सेवा में लगा सकती है। सिर्फ 30 रुपये लेती थी, 20 साल तक उन्होंने ये कार्य किया है, मतलब दिन रात उन्होंने सेवा करी है, 24 घंटे वो सेवा देती थी, क्योंकि मरीज के आने का कोई समय फिक्स नहीं होता था, मरीज तो कभी भी आ सकता था, बीमारी कभी भी आ सकती है, ठीक है।
और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती थी। जो व्यक्ति तड़प रहा है किसी बीमारी को लेकर और अपने आप को मतलब निराशा के जीवन में धकेल रहा है, उसको मदर टेरेसा अपने स्पर्श से और अपने भावों से और अपनी बातों से जीवन जीने की जो अलग है वो जगा देती थी और उनके चेहरे पर हंसी बिखेर देती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे पहर का समय अब कौन सा है? तीसरे पहर का समय यानी कि जो दोपहर है, 12 बजे दोपहर का समय वो चला गया है। अब 4 बजे के समय जो शुरू होता है वो समय अब शुरू हो गया है। थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा। ठीक है, क्या लेकर आई है? थर्मामीटर हाथ में लिए हुए, और उनके साथ एक नव युवती यानी कि नई एक महिला उसी विशिष्ट धवल वेश में। और कौन कैसी थी? उसकी जो वेशभूषा कैसी थी? उसकी भी वैसी ही कैसी? सफ़ेद कपड़े धारण किए हुए, वही उनका गौर वर्ण था। ठीक है, उसी विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक, गोरी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली। ठीक है, हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने ये दोनों ही शब्द असफल है। यानी कि वह इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षित थी कि उसके स्वरूप को बखान करने के लिए गौर और आकर्षण जो शब्द है वो बहुत छोटे हैं। लेखक कह रहा है वो ऐसी दिखती थी, जितनी विलक्षण दिखती थी कि लेखक उसके जो सुंदरता है उसका बखान नहीं कर पाया। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। तो उस सफ़ेद रंग की महिला के बारे में और क्या लेखक के विचार है ये देखते हैं। रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा। रूप और स्वरूप से, रूप सौंदर्य से वो ऐसी लगती थी जैसे कोई देवी प्रकट होकर आई है, यानी कि देवी का सांचा सी। वह लड़की बिल्कुल ऐसे देवी जैसी लग रही थी। उसका नाम क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। ठीक है, जब हमने रॉबर्ट नर्सिंग होम का पाठ परिचय पढ़ा था, उसमें 3 महिलाओं के बारे में लिखा था लेखक ने कि मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट। ठीक है, तो ये जो सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड है इसके बारे में बताया है कि ये ज़्यादा उम्र की नहीं थी। मदर टेरेसा और मदर मार्गरेट ये थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, लेकिन जो सिस्टर क्रिस्टल थी ये शुरुआती दौर में थी। अपने जब इन्होंने संसार को त्याग दिया, मतलब कि संसार के जीवन को त्याग कर वो जन सेवा के लिए आगे बढ़ी, तो जन सेवा की जीवन यात्रा में उनका ये शुरुआती दौर था। तो शुरुआत के समय की बात है जब वे युवा अवस्था में थी, तब की उनकी सुंदरता का बखान यह लेखक ने करा है कि जैसे चांदनी के अंदर चांदनी को दूध में घोल कर और फिर ब्रह्मा जी ने एक स्वरूप बनाया है, वैसी सुंदरता उस जो नवयुवती महिला थी उसका दिखाई दे रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड। ठीक है, फ्रांस की तो पुत्री थी, मदर टेरेसा तो बेटी थी, और ये जो क्रिस्ट हेल्ड थी ये दुहिता थी, यानी कि इनकी जो माता थी वह जर्मनी की थी। क्रिस्ट हेल्ड की जो माता जर्मनी की थी, इसलिए वो दुहिता हो गई। ठीक है, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। अब देखो, फ्रांस और जर्मनी दोनों प्रतिद्वंदी देश थे, यानी कि दोनों आपस में लड़ रहे थे। इन दोनों में लड़ाई चल रही थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। लेकिन वहाँ की एक फ्रांस की तो पुत्री थी और जर्मनी की दुहिता थी, ये दोनों आपस में मिलकर इनका एक साथ रहती थी। एक रूप था, एक ही रूप में रहती थी, वही स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक ही कार्य था उनका। ठीक है, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य था उनका, यानी कि एक ही भाव को व्यक्त किए हुए जन सेवा। ठीक है, और एक रस, और किस आनंद में वह थी? जन सेवा, यानी कि रोगियों की सेवा, दिन दुखियों की सेवा में लीन होकर जिस रस को प्राप्त कर रही थी वो भी एक ही था। तो लेखक क्या कहना चाहता है कि देखिए, अलग अलग स्थान के होते हुए भी उनके भाव एक थे या नहीं थे, यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है। आगे चलते हैं। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि तुम्हारा देश बहुत महान है कि युद्ध के देवता हिटलर कैसा था? युद्ध करने वाला, है ना, तानाशाह था वो। ठीक है, तो अगर युद्ध के देवता हिटलर को जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी जन्म दे सकता है, ऐसा महान है कि जहाँ पर मतलब कि 2 विपरीत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जन्मे हो। ठीक है, एक तो जो युद्ध प्रिय था, ठीक है, युद्ध को
प्रेम करता था, यानी कि जो युद्ध के लिए आतुर रहता था, और एक थी जो सेवाशील, मनुष्य की सेवा करना अपना ध्येय समझती थी, अपना लक्ष्य समझती थी। मैंने उससे कहा तो दर्प दीप्त हो वह स्टैचू हो गई, यानी कि जब लेखक ने उससे कहा कि तुम्हारा देश तो बहुत महान है, कि जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे दिया और तुम्हारे जैसी सेवा करने वाली बालिका को भी, तब जब जैसे ही उसने कहा तो दर्प दीप्त हो वह स्टैचू हो गई, यानी कि बिल्कुल सीधी सी खड़ी हो गई, अचानक से एकदम देखती रह गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, जो जोर से अपना जो दाहिना पैर है, यानी कि जो सीधा पैर है, हमारा जो राइट लेग है, उस राइट लेग को जोर से जमीन पर ठोकते हुए वह बोली, यस यस, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे देश में अगर हिटलर है तो मैं भी हूँ, अगर वह युद्ध प्रेमी है तो मैं सेवा प्रेमी हूँ। इस तरह से उसने अपने उसके कहे गई बात को मतलब स्वीकार कर लिया। दाहिना, वह दूसरे कमरे में चली गई, और फिर वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, फिर उसने मदर टेरेसा को थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि भाई वो कहाँ है। आप इस जर्मन नहीं, अब क्या हुआ है कि उन्होंने मदर टेरेसा को टटोला, मतलब कि मदर टेरेसा, अब जो लेखक है अब वो मदर टेरेसा से बातचीत करने के लिए आतुर हो रहे हैं। पहले उस बालिका से बातचीत करने के लिए तैयार हुए, ठीक है, अब मदर टेरेसा से बात कर रहे हैं। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती है, कि आप इस जर्मन, क्योंकि आप तो फ्रांस की है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस तो आपस में दुश्मन है, वे तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो फिर आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से कैसे रह सकती है। तो वो पूछ रही कि क्या आप प्यार से रहती है। तो मदर टेरेसा बोलती है, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, यानी कि यस, कि वो भी ईश्वर के लिए कार्य करती है, यानी कि दीन दुखियों की सेवा करती है, और मैं भी ईश्वर के लिए कार्य करती हूँ, यानी कि मैं भी दीन दुखियों की सेवा करती हूँ। तो हमारा जो ध्येय है, यानी कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो भाव है, वो एक है, और एक होने के कारण वो मुझे स्वीकार है और मैं उसे स्वीकार हूँ। तो एक दूसरे को स्वीकार करने के बाद हम दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहते। उनके कहने का मतलब यही था। फिर प्यार क्यों ना हो, यानी कि वह भी जो कार्य करती है मैं भी वही कार्य करती हूँ, तो हमारे बीच में प्यार क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने नश्तर चुबाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अब उनके दिल में एक टीस पैदा करना चाहता था, मतलब लेखक ये कह के कि मैंने अब एक चीज़, एक बिंदु उनके सामने रखा जिससे वो शायद हो सकता है आक्रोशित हो जाए, गुस्सा हो जाए, उनको क्रोध आ जाए, ठीक है। तो लेखक कह रहा है, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यानी कि अब से अपने पद से हटा दिया था उसके राजा को, ठीक है। यह आप कैसे भूल सकती है, कि आप कैसे भूल सकती है कि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। तो नश्वर तेज था, चुभन गहरी, मतलब कि जो तेज था बोलने का, वो बहुत तेज था, न कभी खत्म होने वाला। चुभन गहरी, कि वो जो बात थी वो बहुत ही गहरी चुभ गई थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। लेकिन क्योंकि बात तो ऐसी बोली जो कोई भी एक अगर प्रतिद्वंदी है, अगर जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए बात कर रहे हैं, तो लेखक उनको उकसाना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ, उनका जो कहने का तरीका था वो तो बहुत ही तेज था, जिसका अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, मदर टेरेसा न होकर कोई और फ्रांसीसी होता, तो हो सकता है वो आक्रोश में आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सेवा भाव से परिपूर्ण मदर टेरेसा थी भाई, उनके लिए तो क्या दुश्मन और क्या दोस्त सब बराबर थे, ठीक है। तो वह तो दुश्मनी के भाव से आई नहीं थी, वो तो सेवा के भाव से आई थी, तो उनके सामने इस तरह की बात करना व्यर्थ था, ठीक है। तो यह मदर टेरेसा ये कहती है कि अब मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, लेकिन मदर टेरेसा के मन में इस तरह के भाव नहीं आए थे। हिटलर बुरा था, उसने कहा कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर डह गया, ठीक है, और मेरा भी। यानी कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या जनता का दोष होता है क्या इसमें? ये तो एक राजनीतिक पक्ष होता है, राजनीतिक पहलू है कि एक देश दूसरे देश को हथियाना चाहता है, या उसे उसकी शर्तें नहीं माननी है, या किसी भूभाग को लेना चाहता है। तो ये एक राजनीतिक संबंध होते हैं, राजनीतिक पहलू होते हैं, उनके बीच में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो होता है आम जनता का,
ठीक है, आम जनता का पूरी तरह से नुकसान होता है। तो यहाँ मदर टेरेसा कहती है हिटलर ने युद्ध किया ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन उससे इस जर्मन लड़की का भी घर बर्बाद हुआ है और मैं फ्रांस की थी तो मेरा भी घर बर्बाद हुआ है। भले ही आपस में दोनों दुश्मन थे लेकिन हम नहीं थे, जनता एक दूसरे की दुश्मन नहीं थी, ये थे राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिक नेता थे वही लोग आपस में दुश्मन थे। कभी भी जनता ने एक दूसरे के भाव में दुश्मनी के भाव नहीं लाए हैं। आगे चलते हैं कि इस लड़ाई में उस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक है कि हम दोनों एक है, भले ही हम अलग अलग देश से हैं, भले ही हम प्रतिद्वंदी देश से हैं, लेकिन हम दोनों अभी एक है। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। यानी कि मदर टेरेसा ने इस भाव से कहा कि हम दोनों एक है कि लेखक को लगा कि जैसे मैं उनकी उस लड़की को छीन रहा हूँ, इस तरह के भाव उन्होंने व्यक्त करे। लेकिन मदर टेरेसा है जो उनके भाव मन में यही व्याप्त था कि भले ही देशों के बीच में कितनी भी कटुता हो, लेकिन हमारे बीच में कटुता नहीं होनी चाहिए, हम सब एक है। यहाँ अभी जो हाल वर्तमान का समय जब चल रहा था उस समय हम दोनों, मैं और वो जो लड़की है जर्मन, वो हम दोनों अभी एक भाव से यहाँ रहते हैं। और उन्होंने पहले ही दांव में झूमे चारों खाने दे मारे। मतलब कि उन्होंने पहले, यानी कि मदर टेरेसा ने लेखक कुछ और कहे उससे पहले ही उन्होंने उनको चुप कर दिया। किसको? लेखक को, अपने विचार व्यक्त करके कि भले ही आप कितनी बात करो लेकिन हम दोनों यहाँ पर, वो जर्मन लड़की और मैं दोनों एक भाव से यहाँ पर निवास करते हैं। आगे चलते हैं। मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। ठीक है, मदर टेरेसा अब ये बात बोलकर चली गई, लेकिन लेखक वहीं खड़ा रहा और वो सोचता रहा कि जो व्यक्ति है वही मनुष्य ही मनुष्य के बीच में दीवारें खड़ी कर देते हैं। यानी कि भले ही जर्मन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग, अब ये मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड के जो विचार थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत उच्च स्तर के विचार थे, इसलिए उन्होंने आपस में दुश्मनी के भाव नहीं रखे। लेकिन सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक देश की बात दूसरे देश से कुछ इस प्रकार कर दी जाए तो वे आक्रोशित हो जाते हैं, वे खुद अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते हैं, यानी कि खुद के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे साथ हो रहा है, देश के लिए बोला यानी हमें बोला है। तो ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। आप जब तक शांति नहीं बना पाएंगे, जब तक सेवा का आदर्श अपने सामने नहीं रखेंगे तो कोई भी कार्य करेंगे आपके कार्य व्यर्थ जाएगा। इसलिए अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से और सेवा भाव के साथ में कोई कार्य करते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो, वो आपका कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य पर कितनी अजय। क्या है यहाँ लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि ऊंची दीवारें हैं। किसकी ऊंची दीवारें हैं? एक देश अपने देश की ऊंची दीवार बनाना चाहता है कि मैं तुमसे ऊंचा हूं, किसी भी प्रकार ऊंचा हूं। मजबूत फौलादी कि मेरी सेना ताकतवर है, वो कहता है मेरी सेना ताकतवर है। यानी सेनाओं के माध्यम से कुछ मतलब कि ये सैन्य सामग्रियों के माध्यम से वो अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, चाहे जनता किसी भी हालत में हो उससे कोई मतलब नहीं है। जनता चाहे गरीबी की अवस्था में हो, चाहे जल कट मर रही हो या फिर भूखी मर रही हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ राष्ट्रों का मतलब यही होता है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको विकसित किया जाए, जो सैन्य शक्ति है उसको ऊंचा बढ़ाया जाए। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि ऊंची दीवारें हो। कोई भी देश चाहेगा कि मेरी दीवारें ऊंची हो, मजबूत और फौलादी हो, बहुत ज्यादा फौलादी हो। भूगोल की दीवारें हो, भूगोल की यानी कि मेरा जो एरिया है वह मेरी दीवारें हो और वहाँ ऊंची ऊंची हो और मैं उस ऊंचाई को इतना ऊंचा कर दूं कि मैं किसी के साथ समन्वय यानी किसी के साथ मेल मिलाप ना रख सकूं। ठीक है, जाति वर्ग की दीवारें, अब भाई ऊंची जाति, नीची जाति, काले गोरे आदि सबकी दीवारें हैं, यानी कि भेदभाव। दीवारों का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं जितनी भी दीवारें हैं, दीवार का मतलब हम यहाँ भेदभाव लिख सकते हैं। ठीक है, आप जब तक एक नहीं है, इस पृथ्वी को एक नहीं समझेंगे, तब तक आपके बीच में ये दीवार शब्द और यानी कि भेदभाव शब्द आता रहेगा। जाति वर्ग की दीवारें कितनी मनहूस होती है, यानी कि कितनी बुरी बात है ये, कितनी नगण्य, कितनी ही भले बुरी हो, कितनी ही नगण्य हो जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। मतलब कि कितनी ही बेतकल्लुफी हो, कितनी भी खराब हो,
कितनी अजय, और कितनी ही अजय यानी कि कितनी जीती हुई हो, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसी दीवारें हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे इतना सब कुछ होने के बाद भी जो दो महिलाएं हैं, जो विपरीत देशों की महिलाएं हैं, जो प्रतिद्वंदी देशों की महिलाएं, ये आपस में आज भी एक होकर रह रही है, वह अलग अलग नहीं हो रही है। क्रिस्टे हेल्ड के पिता जर्मन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है, मतलब 5 वर्षों के लिए वे सेवा कार्य में लगी रहेगी, ठीक है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, यानी कि जो रोगिणी थी, वो जो जिसको लेखक लेकर आए थे, वो एक महिला थी, ठीक है, आती थे बोल सकते हैं हम, वो एक महिला थी। उनकी जो बाल थे वो बहुत गहरे काले थे। उसको देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं। कौन कह रहा है ये? क्रिस्टे हेल्ड कह रही है कि तुम्हारे जो काले बाल है वह मेरे पिता जैसे है। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई, और उन्होंने कहा, और फिर वो अपने पिता की स्मृतियों में, अपनी पिता की यादों में, स्मृतियां क्या होती हैं? यादें, अपने पिता की यादों में खो सी गई, मतलब वो उनमें लीन हो गई। अब आगे चलते हैं। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टे हेल्ड हूँ, और मुझे लगा ऐसा कि मैं ही क्रिस्टे हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई, छली सी, और मेरी आंख भर आई। यानी कि मैं खुद ही सोचने लग गया कि मैं ही क्रिस्टे हेल्ड हूँ, है ना। उन्होंने, लेखक ने खुद ने ही सोच लिया, और फिर बहुत दूर, हजारों मीलों दूर, ठीक है, अकेली खोई, मतलब छली सी, और मैं अपनी यादों में खो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार से उसके भाव हो गए। लड़की मेरे आंसुओं में डूब हुब गई, और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ लिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम और नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं, लेकिन भले नरम हो गई लेकिन जरा भी झुकी नहीं, ठीक है। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जब सेवा के आदर्श भाव को लेकर घर से विदा हुई थी, क्या तब तुम रोई थी? उस समय क्या तुम्हें रोना आया था? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। कि नहीं, मैं तो नहीं रोई, लेकिन मेरी माँ बहुत रोई थी मेरे जाने के गम से। फटी आंखों कुछ देर में उसे देखता रहा, खुली आंखों से लेखक उसे देखता रहा जब वो ऐसे भाव व्यक्त कर रही थी, बोल रही थी। तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए, बोली धन्यवाद, यानी कि फिर मैंने उसको थोड़े से कुछ बिस्किट दिए और फिर उसने थैंक यू बोला। थैंक यू, तांगशू, वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों की मूड में थी। मदर टेरेसा उस समय बातों के मूड में होगी, बात करने को उनको लग रहा होगा, ठीक है। मैंने उनके हृदय यानी मानस में चोर दरवाजे से झांका। मैंने, लेखक कह रहा है, देखिए लेखक और साहित्यकार, रचनाकार ये ऐसे होते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लेते हैं, ये है, ठीक है, ये उनकी खूबी होती है। तो लेखक ने भी मदर टेरेसा के भाव से ये जाना कि वो बात करने के लिए हमसे आतुर हो रही है, ठीक है। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका, यानी कि उन्होंने कुछ महसूस किया, उस महसूस करने से पता चला कि मदर टेरेसा बात करना चाहती है। मदर, अब वह कह रही है, मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई क्या? मदर, आप कभी घर से आई, जब फ्रांस से आई तो क्या वापस गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं, मतलब कभी आप किसी अपने रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं गई? कान अपना काम कर चुके थे। कान मतलब कि मदर टेरेसा ने ये सारी बातें सुन ली थी, ठीक है, कानों ने ये सारी चीजें सुन ली थी। वाणी को अपना काम करना था। अब वे जवाब देना, मतलब कि अब वे चाह रहे थे कि मदर टेरेसा ने के कानों ने ये बात सुन ली है, लेकिन वे कुछ बोले, कुछ वाणी से उच्चारित करे, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। मतलब कि तब मदर ने उसकी, यानी ये जो बात थी वो थोड़ी सी इधर उधर मोड़ दी, तब लेखक ने ये कहानी सुनी। अब मदर टेरेसा कहती है, कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। मतलब कि ये जो हम यूं नहीं कहेंगे, मदर कह रही है ये, अब मदर ने उस बात को इधर उधर टाल दिया, लेकिन लेखक ने अब कोई कहानी सुनी है, उसके माध्यम से लेखक अंदाजा लगाएंगे कि मदर टेरेसा वहाँ गई थी या नहीं गई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी
प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। ठीक है, अब पूजा ग्रहों का सम्मेलन हो रहा था, मतलब कि जहाँ भी पूजा ग्रह थे, यानी कि हम बोल सकते हैं गिरजाघर थे। ठीक है, तो गिरजाघरों का सम्मेलन हुआ, तो उनमें से भारत की भी 2 मदर सम्मिलित हुई उसमें। ठीक है, उस सम्मेलन में वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही है। दोनों फ्रांस की थी और उनके माता पिता भी फ्रांस के थे। उनको पता था कि अब उस सम्मेलन के माध्यम से वे दोनों पुत्रियां हमारे यहाँ आ रही है। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई। ठीक है, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई। ठीक है, कितनी आप समझ सकते होंगे कि जब माताएं, उनकी माता इतने वर्षों तक उनसे दूर रही और अचानक ये पता चलता है कि हमारी पुत्रियां हमारे देश में आ रही है और हम उनसे मिलने वाले, तो आप समझ सकते हो उस समय जो उत्साह रहता है माता के मन में वो कितना अधिक था, उनके प्रियजनों का कितना अधिक उत्साह था। और जब वे जहाज पर आई तो अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी पुत्रियां दिखती कैसी है, वे पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस रूप में उन्होंने अपनी पुत्रियों को विदा किया था उस रूप में अब वे नहीं थी। उनका तो कोई और ही रूप धारण हो चुका था। ठीक है, सफेद वस्त्रों का रूप धारण हो चुका था, तो वह उन्हें पता नहीं चल रहा था और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। दोनों आपस में पूछ रही है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। फिर उनका नाम पूछा गया कि भाई नाम तुम्हारा यही है। उन्होंने हाँ करा, तब वे अपनी अपनी पुत्रियों के गले लगी। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। ठीक है, उन दोनों में से एक वे खुद थी, मदर टेरेसा। आगे चलते हैं। बस इतना ही। एक दिन मैं उनसे और कहला सका, घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए ऐसा है, मतलब कि जो रोगी वहाँ पर भर्ती हुआ था अस्पताल में, तो उनका जो रोग था वो बहुत ज़्यादा गहरा था। ठीक है, और बहुत रोगी उसको सहन नहीं कर पा रहा था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि तुम्हारे रोग से तुम्हें मुक्ति प्रदान करे और तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओ। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। उस समय मतलब कि उनकी जो भक्त जैसा लग रहा था कि ये तो ईश्वर के साक्षात भक्त है, जो प्रार्थना करेंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी, यानी कि जो प्रार्थना करती है और मरीज ठीक हो जाता है, उस प्रकार से भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो रहा था। मतलब कि एकदम उठ भक्ति उनके मन में, उनके चेहरे पर झलक रही थी, ऐसे भाव उनके यहाँ पर व्यक्त हुए थे। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं थी, और बल का प्रयोग तो हो मसूड़े तक को छील देती है। बोली ना, कल उसके लिए करूँगी। ठीक है, फिर वो बोली कि मैं कल उसके लिए करूँगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा, यानी कि आज मैं तुम्हारे लिए करूँगी। ठीक है, क्योंकि आज तुम्हें कष्ट हो रहा है और कल मैं उसके लिए करूँगी जिसे कल सबसे अधिक कष्ट होगा। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना में एक के लिए उनके कहने का मतलब मैं आज तुम्हारे लिए करूँगी और कल दूसरे दिन किसी और के लिए करूँगी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में खींच गया हो, यानी कि इस तरह से उनकी आंखें देखती रह गई कि मैं आज तुम्हारे लिए कर रही हूँ, कल किसी और। उनके लिए तो रोज का कार्य था, ये सेवा का आदर्श उन्हें रोज प्रस्तुत करना था, रोज देना था। कोई ना कोई मरीज आता ही रहता था। हमारे लिए नई बात है, लेकिन मदर के लिए ऐसी कोई नई बात नहीं थी। आगे चलते हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, मतलब कि बहुत से लोग ऐसे थे जो रूप से आकर्षित होकर मिल जाते थे। ठीक है, बहुतों को धन से और बहुतों को गुण से और बहुतों को पाते देखा था, मतलब कि बहुत ऐसे लोग थे जो धन से एक दूसरे के हो जाते थे, या कई लोग ऐसे जो रूप सौंदर्य से होते थे, कई लोग ऐसे होते किसी के गुण से अच्छे लग जाते, कोई गुण को आकर्षित हो जाते थे। पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों ही आंखों देखा था।
मतलब कि लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा था जो रूप सौंदर्य से मिलते थे, बहुत से लोग धन से मिलते थे, बहुत से लोग गुणों से भी मिलते थे, ठीक है, लेकिन मानवता के इस आंगन में, इस संसार में जब मनुष्य रहता है वहां पे समर्पण और प्राप्ति, यानी कि न्योछावर करना और फिर प्राप्त करना, ऐसा जो अद्भुत सौम्य है, इनका जो मिलन है, ठीक है, वह स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही असुरक्षित रहे। मतलब कि वो लेखक ये कहना चाहता है कि अपनी पीड़ा से वो किसी और को पाए, ठीक है। यहाँ रोगिणी ने अपनी पीड़ा से मदर की भाव को पाया, ईश्वर की भक्ति को पाया, ईश्वर के आशीर्वाद को पाया, लेकिन यहाँ पर और कहा गया है कि किसी का उत्सर्ग सदा, किसी का जो बलिदान है वो सदैव किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। अब देखिए मदर टेरेसा तक तो हो गया भाई, वो चली गई वहां से ये सब बोलकर, और वो चली गई। अब लेखक देखता है एक बहुत ही बुजुर्ग महिला का आगमन हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? रॉबर्ट नर्सिंग होम के एक कक्ष में, जहाँ लेखक का जो रोगी था वह वहाँ सोया हुआ था, वहाँ भर्ती था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, कुछ जादू जैसी छोटी सी पुड़िया देखी, ठीक है, जीती जागती जादू की पुड़िया। और वो ऐसी लगती जैसे कोई जीती जागती साक्षात जादू की पुड़िया है। ऐसा जादू दिखा उनको, एक ऐसा करतब दिखा। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, जो आदमियों को मक्खी बना दे ऐसा नहीं, जो मक्खी को आदमी बना दे ऐसा उन्होंने जादू देखा, ठीक है। जो मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया, ये जो रॉबर्ट नर्सिंग होम थी उसकी सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कौन सी थी वो? मदर मार्गरेट, ठीक है। कद इतना नाटा यानी कि बहुत छोटा, बोना बोल सकते हम, छोटा, ठीक है। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। बहुत छोटी सी होगी, शायद बहुत छोटे कद की होगी वो, इसलिए कहा जा सके। पर उनकी चाल में अजब की चुस्ती, भले ही वो बूढ़ी थी, छोटे कद की थी, लेकिन वो उनके जो शरीर में जो फुर्ती थी वो बहुत ज़्यादा थी। कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्त होकर उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और हंसती ऐसे थी जैसे मोती बिखर रहे हो चारों ओर। उनकी हंसी से चारों ओर खुशनुमा वातावरण बन जाता था, ऐसा लेखक यहाँ कह रहा है। और काम यूं की मशीन मात कमाने, काम ऐसा, उनका हाथों का काम ऐसा होता था जैसे लगता है कि मशीन को भी वो मात दे सके, यानी कि मशीन भी इतना तेज काम नहीं कर सकती, ऐसी उनके शरीर की फुर्ती थी। भले ही वे नाटे कद की थी, छोटी सी थी, बूढ़ी थी, लेकिन उनके जो शरीर था वो चुस्त दुरुस्त था, बिल्कुल स्वस्थ था। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं है। मतलब 40 साल उन्होंने सेवा में दे दिए, ठीक है। कुछ समय होगा जब वे युवावस्था में आई होगी, उसके बाद उन्होंने 40 वर्ष और दे दिए भारत में। तो सोचिए वो कितनी बुजुर्ग महिला थी। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि उनके जीवन का क्या कोई और लक्ष्य नहीं था, बस यही कार्य था कि सेवा करनी है, सेवा करनी है। तो यहाँ यही व्यक्त हुआ है कि जो तीनों महिलाओं के बारे में हमने जो पढ़ा है वह यही है कि वो तीनों सेवा के भाव से, सेवा का आदर्श अपने मन में लेकर फिर भारत भूमि पर आई थी। आगे चलते हैं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, ठीक है। एक जो रोगी आया था वो बहुत ही ऐशो आराम में उसका जीवन पला था। कहने की बेचारी को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। लेखक ये कहना चाहता है कि देखो, भले कोई कितने ही शानो शौकत तरीके से पला पड़ा हो, कितने ही ऐशो आराम से पड़ा हो, ठीक है, लेकिन जब कष्ट आता है तो वो कष्ट ये नहीं देखता कि कौन सहन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। कष्ट तो आता है चाहे सहन कर सको या ना कर सको। गरीब व्यक्ति सहन कर सकता है, अन्यथा उसको कष्ट नहीं आ सकता। अब अमीर जो व्यक्ति है वो बहुत ऐशो आराम में पले बड़े होते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी दुख दर्द सहन करने की आदत नहीं होती। लेकिन कष्ट जो रोग है वो देखकर थोड़ी ना आता है कि मुझे कहाँ जाना है, आ गया
अब जिसको आया वो सहन करो, यही है, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि ऐशो आराम में पला जीवन उसका, कहने को बेचारे को आदत है, सहने का उसे क्या पता। यानी कि उसे तो सिर्फ ऑर्डर देने की आदत हुई थी, उसको ये नहीं पता था कि मुझे भी कुछ सहन करना पड़ेगा। पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? बिल्कुल भी कष्ट कोई ऐसा थोड़ा ना देखकर आता है, भाई मुझे कष्ट आने वाला है तो मुझे कहकर थोड़ा ना आएगा कि मैं आ रहा हूँ, सहन कर लेना भाई, या तुम सहन नहीं कर सकते तो तुम्हें भाई नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे, है ना। ईश्वर के लिए सभी बराबर है, और जो कष्ट है वो भी किसी को देखकर नहीं आता है। मदर मर जाऊंगा उसने विहल होकर कहा। यानी कि जो रोगी था वो बहुत ही मतलब रोते रोते बोल रहा है कि मदर मैं मर जाऊंगा, कुछ ऐसा करो, जल्दी करो, क्योंकि उसको सहन नहीं हो रहा है भाई, उसको तो आदत ही नहीं है, बिल्कुल आदत नहीं है सहन करने की। वातावरण चित्कार की विहलता से भर उठा, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होगा शायद हॉस्पिटल में। कई बार हम भी देखते हैं ना कई अस्पताल में जैसे चिल्लाते रहते हैं मरीज, तो डॉक्टर और नर्सेस वगैरह वार्ड बॉय वगैरह उनको फिर चुप करते कि भाई ऐसा नहीं करोगे, है ना। कई होते हैं जो असहनीय होते हैं, मतलब सहन नहीं कर पाते। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई, मतलब कि वो हंसती रही, वो चिल्ला रहा है लेकिन वो मदर हंसती रही। उनको तो पता ही ये तो हमारे रोज का कार्य है, वह तो चिल्ला रहा है क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन मदर क्या कर सकती है, वो हंसकर उन्हें सांत्वना दे रही है, उसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम थोड़ा सा शांति रखो, है ना, थोड़ी देर बाद में ये तुम्हारा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। उन मदर को देखते ही पता चल गया ये व्यक्ति बहुत ऐशो आराम में पला है, तो इसलिए उसको इन चीज़ों की आदत नहीं है। आगे बोली कुछ नहीं आज है एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ कल समथिंग, यानी कि आज है जो सब कुछ वो कुछ मतलब कुछ ठीक हो जाएगा, जो आज है वो कल सब ठीक हो जाएगा, और बस तब नथिंग, और फिर कुछ नहीं रहेगा। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता, और फिर जोर जोर से हंसने लग गए। यानी कि क्या हुआ, उन्होंने आज है एवरीथिंग, आज सब कुछ है, कल समथिंग, कल थोड़ा थोड़ा रहेगा, और फिर तब बाद में कुछ दिन बाद में कुछ नहीं, फिर कोई दर्द नहीं होगा। आज तो बहुत दर्द है, कल थोड़ा थोड़ा होगा, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने ये 3 शब्द बोले, एवरीथिंग, समथिंग एंड नथिंग, ठीक है। और इन चीज़ों के बाद में, तीनों शब्दों के बाद में वे बहुत जोर जोर से हंसी, और ऐसा लगा कि जैसे अगर पास में कोई खड़ा होता तो वो डर जाता, एक बार के लिए झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्न से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, यह है उनका जी उठी। यानी कि ऐसे ही जब उन्होंने देखा, जब वे जोर जोर से हंसी, तो एक रोगी उन्होंने एक रोगी देखा कि चिंता के गर्न से उठ, मतलब चिंता कर रही थी, उस चिंता को छोड़कर वे उठी, और उभरती रोगिणी, यानी कि वो रोगिणी थी लेकिन वो ठीक हो रही थी, ठीक होने की लालसा लिए, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जोर से आवाज करी चुटकी बजाकर, और जी उठी, यानी कि मैं जी उठी, इस तरह के वो बोलने लगी। आगे चलते हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यानी कि एक बात है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं दिखने में, यानी कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो निराशामयी होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें बुजुर्ग महिला दिखी है वो तो ऐसी दिखी है, बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते, बहुत चमत्कारी है, उनका जो स्वरूप था वो बहुत चमत्कारी रूप से था, कि बहुत ही उत्फुल्ल और मुस्कानमयी, कि जितनी बुजुर्ग थी, पहले हमने देखा कि मार्गरेट सिस्टर क्रिस्ट हेल थी, ठीक है, उसके बाद में मदर टेरेसा, वो भी बहुत मुस्कान भरी थी, लेकिन अब जो मदर मार्गरेट थी वो तो उनसे भी ज़्यादा मुस्कानमयी, यानी कि जितनी बुजुर्ग महिला आई है वो उतनी ही मुस्कानमयी, उतनी ही हंसी वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक को देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह किस दीपक की ज्योत है जागरूक जीवन की, कह रहे हैं कि ये किस दीपक की ज्योत है जो जीवन को जागरूक बना रही है, जीवन जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा रही है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, कि एक लक्ष्य प्राप्त हो। सेवा का आदर्श उनके मन में व्याप्त था, यानी कि उनके मन में उन्होंने बसा रखा था सेवा का आदर्श, कि हमें तो दीन दुखियों की सेवा करनी है, लेकिन उनके मन के अंदर जीवन जीने की लालसा पैदा करके फिर उनको, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ दवाई से ठीक हो और कुछ उनके कार्यों से और उनके हाव भाव से कुछ लोग ठीक हो रहे थे, ठीक है। लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा नीरज जीवन की,
अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। ठीक है, उनको विश्वास था कि जीवन एकाग्र है। ठीक है, भाषा के भेद रहे, भले ही भाषा अलग अलग थी, उनको कोई मतलब नहीं था उससे, रहेंगे भी और भी रहेंगे, भाषा के भेद हमेशा रहेंगे, देश के भेद हमेशा रहेंगे कि देश के प्रति भेदभाव की भावना रहेगी, अलग अलग भिन्नता दिखाई देगी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है कि यह जो सेवा के आदर्श की ज्योत है, ये विश्व की एकमात्र सर्वोत्तम ज्योत है जो सदैव जलती रहेगी, सदैव जागरूक रहेगी, सदैव मतलब कभी भी इसका अंत नहीं होगा। ये सेवा का आदर्श हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ठीक है, अब ये जो रॉबर्ट नर्सिंग होम था यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया है, अब वे एक धानी जगह है वहाँ के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओहो, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरी का, लेखक ये सोच रहा है कि भील लोग कहाँ रहते हैं, आदिवासी होते हैं और ये अधिकतर जंगल में ही निवास करते हैं। तो वह कह रहे हैं कि उस जंगली जीवन के बीच में ये कपूर जैसी सुंदर महिला ये वहाँ पर काम करने जाएगी। पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। सौरभ यानी कि उसको अपनी सेवा की जो सुगंध है उसमें इतनी घुल मिल गई है कि उसे तो और कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी कि वो जो क्रिस्ट हेल्थ थी, सिस्टर क्रिस्ट हेल्थ थी, वह युवावस्था में थी और उस समय उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका खैर खबर न रखकर वे तो बस अपने सेवा के आदर्श की खुशबू में लीन रहना चाहती थी, उसी में ही वह काम करना चाहती थी। आगे चलते हैं। उसमें मतलब उनको और कुछ दिखाई नहीं देता था कि मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है, रोगियों की सेवा करनी है, दीन दुखियों की सेवा करनी है। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती, बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, विषाद का मतलब होता है दुख। वह हमारे बीच में आई थी जब वह हंसती खेलती बिखरती थी। ठीक है, लेकिन अब भले ही उन्हें जाने का हो रहा है यहाँ से, तो वह दुखी नहीं है। एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, यार मतलब कि वो तो एक एक नई नई जगह देखना चाहती थी, नए नए लोगों को देखना चाहती थी, नए नए रोगियों की सेवा करना चाहती थी। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। लेकिन लेखक कह रहा है कि वो जा रही थी, यानी कि मैं मिल नहीं पाऊंगा, तो वो उससे अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक को ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जो जा रहा था उसे तो बिल्कुल दुख नहीं था भाई। ठीक है, दूसरे रोगियों से मिलने चली गई और फिर वो दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। मतलब इस तरह से यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति यानी कि सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जो यहाँ से जा रही थी, तो उन्हें जाने का किसी प्रकार का दुख नहीं था। उन्हें तो खुशी हो रही थी कि मैं नई जगह जाऊँगी, नई जगह देखूंगी, नए नए लोगों की, वहाँ पर जो लोग हैं जिनको मेरी आवश्यकता है उन लोगों की मैं सेवा करूँगी। इस तरह के भाव उनके अंदर व्याप्त थे। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, मतलब स्वयं से कहा लेखक ने, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। यानी कि लेखक ने स्वयं से कहा कि वह जो महिला थी वह ऐसी थी कि कोई लाख उसे उलझे, यानी कि कोई व्यक्ति भले ही उसकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन उसे किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना है, उसे किसी की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना है। यह उसके मन में, उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। ठीक है, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग था, उनका जो ध्येय था यानी कि उनका जो कार्य था वो अलग था, उनके भाव थे वो अलग थे। यानी वो सिर्फ सेवा के भाव से यहाँ आई थी, सेवा के भाव से वो समझती थी हमारा जीवन सेवा के भाव के कारण है, सेवा धर्म ही हमारा धर्म है। तो फिर वे जो हम बोल सकते व्यक्तिगत जीवन यानी कि जो भौतिक जीवन है, उनकी सुख सुविधाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। आगे चलते हैं। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षु में समा गया। यानी कि उस समय फिर उन्होंने, लेखक ने अपने मन में यह सोच लिया कि ये जो सिस्टर मदर वर्ग है, यानी कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो कार्य करती है, ये इनका जो समूह है, वह समूह, उस समूह का निस्संग, मतलब कि किसी प्रकार का कोई संग नहीं होता है, निर्लिप्त, वो किसी भी तरह के किसी
पक्ष में अपने आप को लीन नहीं कर सकती, मतलब कि उनका एक ही ध्येय है सेवा में, ठीक है, और जितनी भी भौतिक चीज़ें उन चीज़ों में वे अपने आप को लिप्त नहीं करती है। निर्द्वंद और किसी भी प्रतिद्वंदी में वे नहीं रहती है, वे तो सदा मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराहट बिखेरती रहती है। निर्द्वंद पूरी जीवन पूरी तरह मेरे मानस यानी कि मेरे मन की आंखों ने भांप लिया था, मतलब समझ लिया था। और फिर मैंने आप ही आप कहा, फिर मैंने स्वयं से कहा कि सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई हो। यहाँ कवि लेखक कहते हैं कि क्रिस्ट हेल्ड के माध्यम से कहते हैं, स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो उस गीता के शब्दों को सिर्फ शब्दों में अपने मुख तक लाते हैं, यानी कि हम तो सिर्फ गीता का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपने तो उस गीता का जो सार है उसे अपने जीवन में कृतार्थ किया है, उसे धारण किया है, इसलिए आप हमसे ज़्यादा धन्य हुई हो। तो यही इस पाठ का सार था। रॉबर्ट नर्सिंग होम के पाठ के माध्यम से लेखक यहाँ सेवा के आदर्श को प्रस्तुत करना चाहते हैं, किस प्रकार विदेशी महिलाएं आकर भारत में सेवा करती है, रोगियों की सेवा करती है और कैसे प्रेम बिखरती है, ममता बिखेरती है, प्रसन्नता बिखरती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में। मुझे तो बहुत आनंद आया है, पहली बार पढ़ा है, बहुत अच्छा सा पढ़ा है और बहुत मज़ा आया इसमें। आप सभी को भी मज़ा आया होगा। तो आगे हम जब लेक्चर लेके आएंगे तो हम रॉबर्ट नर्सिंग होम के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे कि इसके प्रश्न उत्तर में क्या है। तो यूपी बोर्ड के हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर पहला और ये चैप्टर दूसरा, ठीक है। तो तब तक जब तक हम नए लेक्चर लेके आते हैं तब तक के लिए